कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू एल्कैट्राज पर बनी जेल को अमेरिका का काला पानी समझा जाता था और यहां बेहद खूंखार अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता था। इन्हीं कैदियों में वो 4 कैदी भी थे जिनके इरादे खतरों से खेलने के थे। जॉन और क्लैरेंस नाम के 2 एंग्लिन भाई के साथ 2 कैदियों का दोस्ताना बढ़ा। उनका नाम मॉरिस और एलन था। इन चारों की कोठरियां आसपास थीं, इसलिए ये चारों ज्यादातर वक्त जेल से भागने के तमाम रास्तों, साजिशों और तैयारियों पर बातचीत करते थे। इस साजिश को कामयाब करने के लिए कई तरह के साधनों के साथ ही खतरों से खेलने का हौसला चाहिए था, क्योंकि पहले जिन भी कैदियों ने भागने की कोशिश की थी उनमें से कुछ को गोली तक मार दी गई थी। मॉरिस फितरन अपराधी था और वह पहले लुइसियाना की जेल से भाग चुका था। इस जेल यानी एल्कैट्राज में पहले भी कुछ वक्त कैदी रह चुका था, इसलिए इस जेल की बनावट से वाकिफ था। उसी ने बाकी तीनों को साथ लेकर भागने की साजिश का मास्टर प्लान तैयार किया था। मॉरिस को इस जेल से भागने के लिए असल में मदद चाहिए थी। वह अकेले भागने की साजिश नहीं रच सकता था। तब एंग्लिन भाइयों को उसने अपना साथी बनाया। एंग्लिन भाई बचपन से ही अच्छे तैराक रहे थे और अब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही काबिलियत जेल से भागने में उनकी सहायता करने वाली है। एंग्लिन भाइयों ने नौजवानी से बैंक डकैती और लूट का धंधा शुरू किया था। कई बार जेल जाने और अटलांटा जेल से कई बार भागने की कोशिश करने के बाद दोनों को एल्कैट्राज जेल में भेज दिया गया था। यहाँ मॉरिस से मुलाकात हुई और वह भी पहले जेल से भागा था, इसलिए तीनों दोस्त हो गए। एलन इस ग्रुप में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे भी आजाद होना था, लेकिन उसके पास उतना हौसला, कुशलता और तरकीब नहीं थी। एलन की कोठरी चूंकि पास ही थी, इसलिए उसे मॉरिस ने अपने साथ करना ठीक समझा, वरना वह खतरा साबित हो सकता था। अब चारों ने मिलकर पूरी योजना तैयार कर ली थी और भागने की योजना पर काम शुरू होना था। एल्कैट्राज में कैदियों से बेहद काम करवाया जाता था। सेना के लिए कपड़े, जूते और फर्नीचर बनाने जैसे कई काम कैदी करते थे। एल्कैट्राज जेल जहां बनी थी, वह टापू कुदरती तौर पर खनिजों की खान था। कैदियों को इन खानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। इसी काम के लिए जेल के बाहर जाना वह मौका था जहां से इन चारों को अपनी जरूरत की चीजें जुटानी थीं, लेकिन गार्ड्स से बचकर। किसी भी कैदी के किसी भी तरह के संदिग्ध बर्ताव पर गार्ड्स को गोली मारने के आदेश मिले हुए थे, इसलिए जोखिम बहुत था। साल 1962 में ये चारों जब योजना बना रहे थे, तब इस टापू पर इस जेल के लोगों के अलावा कोई नहीं था। सिर्फ 2-3 किलोमीटर का पथरीला इलाका और उसके बाद हर तरफ समुद्र। यहां से भागने की कोशिश करने का मतलब था जान का जोखिम उठाना। अगर कोई भी तरकीब फेल होती तो चारों को पता था कि उन्हें गोली मारी जा सकती थी, इसलिए एक फुल प्रूफ प्लान को सतर्कता के साथ अंजाम दिया जाना था। एंग्लिन भाइयों ने मुखौटे और पुतले बनाने का काम अपने हाथ में लिया। बाद में पकड़े न जाने के इंतजाम के लिए इन मुखौटों और पुतलों को दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई और कारीगरी के साथ तैयार किया। इसके लिए जेल में रोजाना कैदियों के जो बाल काटे जाते थे, बालों के उन्हीं गुच्छों को जुटाया गया। कागज और कुछ लकड़ियों की मदद से पुतले ऐसे तैयार किए जाने थे जो कुछ दूर से असल इंसान जैसे लगे। मॉरिस ने जेल में खराब पड़े वाद्य यंत्र अकॉर्डियन को सुधारने की बात कहकर उसे अपने कब्जे में लिया। साथ ही सब ने मिलकर रेनकोट्स चुराने का काम हाथ में लिया था। इन रेनकोट्स और उस अकॉर्डियन की मदद से मॉरिस ने एक ऐसी नावनुमा चीज बनाने का जिम्मा लिया था जो हवा की मदद से पानी में तैर सके। एलन का काम बाकी तीनों की मदद के लिए सामान जुटाने में मदद करना था। इनके साथ ही जेल से चम्मचों और बटर नाइफ जैसे बर्तन भी चुराए जाते रहे जो आगे काम आने थे। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर बैरक की दीवारों से होकर गुजरते थे, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमजोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की ये बारीकियां पता थीं, इसलिए उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता होना था। चारों रोजाना 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चम्मचों जैसे बर्तनों से काफी मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते रहे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ अकॉर्डियन बजाता या उसमें ठोक पीट का काम करता था ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाजें न आएं।
छेद इतना बड़ा बनाया जाना था कि उसमें से पूरा आदमी निकल सके। मॉरिस को पता था कि इन बैरकों के पीछे जंगल जिम था और वो इन छेदों के जरिए उस जिम की छत पर निकल सकते थे और वहां से आसानी से भागा जा सकता था। मई 1962 में एंग्लिन भाइयों और मॉरिस के बैरकों में छेद तैयार हो चुके थे। इन छेदों की मदद से मॉरिस और किसी एक एंग्लिन भाई के साथ बाहर की तरफ यानी जंगल जिम की छत पर निकलता और रेनकोट्स ऑफ अकॉर्डियन की मदद से वो खास बोट तैयार करता। इस बीच बाकी दो का काम ये होता था कि वो पहरेदारों पर नजर रखने के साथ ही छेदों को कायदे से ढक कर रखें और कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह रख दें कि पहरेदारों की नजर पड़े तो उन्हें शक न हो। जून 1962 की वह रात आ गई जब चारों को भाग जाना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें हलक में अटक गईं। चारों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन एलन अपनी कोठरी के छेद में अटक कर रह गया क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। दोस्तों, मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। कुछ सेकंड्स एलन की मदद करने के बाद तीनों की समझ में आ गया था कि एलन का इस तरह छेद में अटक जाना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। सॉरी एलन, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में हम अब वापस नहीं लौट सकते। हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी मदद ही करोगे। तीनों एलन को छोड़कर आगे बढ़ गए थे क्योंकि तीनों को पता था कि जो नाव बनाई गई थी उस पर जितना कम वजन हो उतना अच्छा था। एलन के मन में एक बार ख्याल आया कि वो चीख चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। खुश रहो दोस्तों, तुम्हें आजादी मुबारक हो। मेरी बदनसीबी है कि मैं यहीं तक तुम्हारा साथ दे सका। जेल में सुबह तक किसी को खबर नहीं हुई कि रात को क्या हुआ था। रात के वक्त तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नजरें चुराने के बाद रात करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को एक छेद में जूझते हुए देखा, तब उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट किया। किसी तरह एलन को उस छेद से बाहर निकाला गया और उसके बाद एलन ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी बयान की। फौरन बाद भागे हुए तीनों कैदियों की तलाश शुरू हुई। जेल के आसपास और समुद्र में खोज के दौरान कुछ नहीं मिला। जेल के अफसरों को हैरानी इस बात की भी थी कि समुद्र के बेहद ठंडे पानी में कोई भी 20 मिनट से ज्यादा तैर नहीं सकता था। अफसर ये भी मान रहे थे कि जो नाव तीनों ने बनाई थी वो ज्यादा देर समुद्र में तैर नहीं सकती थी। काफी वक्त तक तलाश चली, लेकिन पानी में या टापू के किनारों पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। फिर नॉर्वे के एक जहाज ने गुजरते हुए खाड़ी में एक लाश देखी और एल्केट्राज जेल को सूचित किया गया क्योंकि इस लाश के बदन पर जेल के ही कपड़े नजर आ रहे थे। लेकिन जहाज रोककर इस लाश की शिनाख्त करना नामुमकिन था, इसलिए लाश किसकी थी ये सवाल ही रह गया। केस FBI के पास था। सालों तक छानबीन चलती रही। जेल के किसी आदमी की मदद के बगैर इतनी बड़ी साजिश कैसे बन सकती थी? 3 कैदी भागे तो समुद्र में बचे कैसे और गए कहां? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो FBI के सामने हमेशा खड़े रहे। बहरहाल 15 सालों से लंबी जांच के बाद FBI ने 70 के दशक में ये केस ये कहकर बंद कर दिया कि वो तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर गए। सालों तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला और FBI के निष्कर्ष को सही मान लिया गया कि तीनों मर चुके थे। फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें दावा किया गया कि तीनों भागने में कामयाब हुए थे और तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी जी। इस दावे के बाद FBI के साथ ही कई विभागों में खलबली मच गई। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में एल्केट्राज जेल से भागे 2 एंग्लिन भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने 2013 में मरते वक्त सच का खुलासा करते हुए बयान दिए थे, जिनमें उसने बताया था कि उसके दोनों भाई जिंदा थे और सालों से वह उनके संपर्क में था। लेकिन क्या रॉबर्ट का बयान ही वो सबूत था जिससे यह मान लिया जाता कि तीनों जिंदा रहे थे? इस दौरान जब कई तरह की अफवाहें और खबरें उड़ने लगीं, तब एक चिट्ठी का खुलासा हुआ जो जेल से भागे जॉन एंग्लिन ने अपने भाई रॉबर्ट को लिखी थी। इस चिट्ठी में जॉन ने कुछ जानकारियां दी थीं, जैसे 1962 में वो तीनों एल्केट्राज जेल से भाग गए थे। तीनों समय समय पर एक दूसरे की खबर लेते रहे। जॉन ने बताया कि मॉरिस 2008 में मरा था और उसका भाई क्लैरेंस साल 2011 में। जॉन ने यह भी लिखा कि वो चिट्ठी लिखते वक्त 83 साल की उम्र में
नॉर्थ डैकोटा के मिनोट इलाके में रहते हुए कैंसर से जूझ रहा था। इस खुलासे के बाद जांच शुरू हुई। फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और मिनोट में जॉन का पता तलाशा गया। फिर लंबे वक्त तक चली जांच के बाद कहा गया कि कोई सबूत इतना पुख्ता नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि ये चिट्ठी जॉन ने ही लिखी थी। सारी जांचों और तफ्तीशों के बावजूद आज तक ये केस अनसुलझा रहस्य है। सच क्या था और क्या है, किसी को नहीं पता। एल्काट्राज जेल को 1963 में बंद कर दिया गया था और आखिरी वक्त तक जेल में गार्ड रहे जिम ने इस केस से जुड़ा बयान देते हुए साल 2018 में कहा कि उसे हमेशा लगता रहा और अब भी लगता है कि वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए होंगे। जिम के मुताबिक तीनों ने एक मौका बनाया जो कल्पना से परे था, क्योंकि जेल में ऐसे मौके की गुंजाइश थी ही नहीं। इसके बावजूद अब तक एक सवाल है जिसका जवाब किसी को नहीं पता। वो सवाल ये है कि अगर वो चिट्ठी जॉन ने नहीं लिखी थी तो किसने और क्यों लिखी थी, और वो चिट्ठी लिखने वाले ने इतनी जानकारियां चिट्ठी में कैसे दीं। इसे किसी का मजाक या झूठ समझा जा सकता है, लेकिन इस केस में मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस के जेल से भागने के बाद अगले 50 सालों तक उनसे जुड़ा कोई सूत्र न होना अमेरिका जैसे देश के सिस्टम और FBI जैसी जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा पर सवाल तो खड़े करता ही है। ऐसी ही मनोरंजक वीडियो देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।